नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIE 141 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। जहां यह इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले इस चैप्टर का पहला लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है चीन में अफीम युद्ध। तो चीन में जो पहला अफीम युद्ध है, इसका वर्णन आज के इस लेक्चर में किया जाएगा, जहां हम शुरुआत करेंगे अफीम के व्यापार से। इससे पहले इस चैप्टर के भाग 1 में हमने यह पढ़ा था कि जो पारंपरिक चीन था वो किस प्रकार से अपनी विदेश नीति रखता था। पारंपरिक चीन की विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं थीं। इतने नहीं, हमने यह भी पढ़ा था कि वो कौन सी सिचुएशन थी जिन सिचुएशन के परिणाम स्वरूप चीन पश्चिमी देशों के संपर्क में आया। ये तमाम चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने उसको नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वहाँ ज़रूर चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, तभी चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी यहाँ से शुरू होती है कि चीन में अफीम का व्यापार कब शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ और किस तरीके से चीन के लोगों को अफीम की लत लग गई, और फिर ये अफीम का व्यापार किस तरीके से अफीम युद्ध में बदल गया। ये चीज़ें हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम चीन में अफीम के व्यापार की बात करें तो ये बहुत पुराना व्यापार था, और ये व्यापार 7th सेंचुरी में शुरू होता है। यानी कि चीन में अफीम के व्यापार की शुरुआत कहाँ से होती है? 7th सेंचुरी से। और इस व्यापार की शुरुआत कौन करता है? तो ये व्यापार की शुरुआत करते हैं अरबी लोग और तुर्किश लोग। यानी कि अरब के लोगों ने और तुर्किश लोगों ने चीन में अफीम को जो प्रचलित किया, ये 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी के आसपास किया था। आप सभी जानते हैं जो अफीम है वो पोस्त के फूल से निकलती है। यानी कि अफीम की जो खेती होती है उसे पोस्त की खेती भी कहते हैं, और पोस्त के फूल से ही ये नशीला पदार्थ प्राप्त होता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है अफीम की कि जिसे अफीम की एक बार लत लगती है वो इससे पीछे हट ही नहीं सकता। तो सबसे पहले चाइना में अफीम को जो इंट्रोड्यूस किया है वो तुर्किश लोगों ने किया है और अरेबियन लोगों ने किया है। तभी से चाइनीज़ लोग जो हैं इसे नशीला पदार्थ मानने लगे और इसके बारे में जानने लगे। शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग में जो अफीम का यूज़ किया जाता था एक दवा के रूप में यूज़ किया जाता था, और ये एक पेन किलर के रूप में काम करती थी, यानी कि दर्द शामक के रूप में काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके वही जो शुरुआत में दवा का काम कर रही है वही धीरे धीरे करके नशा का काम भी करने लगी। 17th सेंचुरी तक आते आते चीन में नशे के लिए अफीम का यूज़ किया जाने लगा। धूम्रपान में अफीम का यूज़ किया जाने लगा, और धीरे धीरे करके ये हैबिट बन गई वहाँ के लोगों की। और इस तरह अफीम का सेवन करने से जो लोग अफीम का सेवन करते थे उनकी फिजिकली और मेंटली दोनों ही हेल्थ तेज़ी से बिगड़ने लगी। यानी कि शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी वो लोग कमज़ोर होने लगे। अफीम का धूम्रपान एक बुरी लत थी, और ये बहुत तेज़ी से व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में, अपने कंट्रोल में ले लेती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिनको ये लत लग जाती थी, अगर उन्हें कुछ समय के लिए भी अफीम से वंचित रखा जाता था तो उन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ जाती थी। उनका जी मचलाने लग जाता था, बेचैनी महसूस होने लग जाती थी, दर्द होता था, उनकी जो शरीर की मांसपेशियां थी उसमें अकड़न होने लगती थी, उन्हें ठंड लगने लगती थी, गर्म चमक होती थी, नींद नहीं आती थी, और ऐसे बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट दिखाई देने लगते थे। लोगों में अफीम की आदत फैलाने के लिए शाही सरकार को इस और ध्यान देना ही पड़ा कि लोगों में अफीम की आदत बहुत तेज़ गति से फैल रही है, तो कैसे न कैसे करके अफीम की इस आदत को कैसे रोका जाए। इसके लिए जो राजतंत्र था, जो छिंग वंश था, वो चिंतित हो गया। 1729 में फाइनली अफीम के आयात और अफीम की खेती पर बैन लगा दिया गया। यानी कि 1729 में सरकार ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि भाई हम अपने लोगों को बचाने के लिए ना तो अफीम का इंपोर्ट करेंगे और ना ही अफीम की खेती करेंगे। सरकारें कितने भी प्रतिबंध लगा दें, सरकार कितने भी बाउंडेशन लगा दें, लेकिन फिर भी जो घुसपैठिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो ये काम करते ही रहते हैं। तो इन प्रतिबंधों के बावजूद चीन में जो अफीम का इंपोर्ट है वो 18th सेंचुरी के अंतिम वर्षों में हो रहा था, और आगे चलकर 19th सेंचुरी में तो अफीम बहुत तेज गति से चाइना में आने लगी। 1729 की बात करें तो अफीम का जो सालाना इंपोर्ट है वो 200 पेटियाँ थी। यानी कि 1729 में अगर हम अफीम की बात करें तो चाइना में 200 पेटियाँ अफीम की आती थी। वहीं 1767 तक की बात करें तो 1000 पेटियाँ हो गई। यानी कि जब चाइना की गवर्नमेंट ने, चाइना के राजा ने अफीम के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया तो क्या हुआ, जो पहले 200 पेटी आती थी अब 1000 पेटी हो रही है। ये भैया कैसा बैन है? तो इससे पता चलता है कि तस्कर जो होते हैं चोरी छुपे माल को पहुंचा ही देंगे और बहुत ज़्यादा फैलाएंगे। और 1800 से 1820 के बीच में तो 4500 पेटियाँ पहुंच गई। 1838 1839 में चीन और ब्रिटेन में लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले, जब यानी कि फर्स्ट अफीम वॉर, यानी कि पहला अफीम युद्ध होने वाला है, उससे ठीक पहले 40,000 पेटियाँ
चीन में कंज्यूम की जा रही हैं। चीन में 40,000 अफीम की पेटियां खपत हो रही है। चीन में अफीम का नशा करने वालों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। उसमें से भी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि 10 से 20% लोग तो सरकार के अधिकारी थे जो अफीम का नशा करते थे, जिसमें सैनिकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। चीन में जो अफीम का व्यापार हो रहा था, ये सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहे थे अंग्रेज। अंग्रेजों को अफीम ना बड़े घुमावदार तरीके से मिलती थी। ये क्या करते थे, आप सभी को पता है, अंग्रेजों का जो उपनिवेश था वो भारत था, तो भारत में अफीम उगाई जाती थी। और भारत में जो अफीम उगाई जाती थी, इसके बाद क्या होता था, इस अफीम पर पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। यानी कि भारत में जो अफीम की खेती होती थी उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ये खेती करवाती थी और फिर क्या करती थी, जो चाइना के ब्रोकर्स थे, क्योंकि सरकार ने तो प्रतिबंध लगा रखा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सीधे सीधे आयात से नहीं जुड़ती थी, वो इसे ब्रोकर के माध्यम से यानी कि दलालों के माध्यम से चाइना में पहुंचाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना में जो माल पहुंचता था उसमें चीनी लोगों की भी मिलीभगत होती थी, क्योंकि किसी भी देश के अंदर देखो माल अगर पहुंचेगा तो उस देश के लोगों की मिलीभगत होगी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भारत में अफीम की खेती करवाते थे, फिर ब्रोकर के माध्यम से यानी कि ब्रोकर को बेचते थे, यानी कि दलालों को बेचते थे, और वो दलाल क्या करते थे, वो चाइना में इस माल को पहुँचाते थे समुद्र के माध्यम से। और ये सब इतनी तेज़ गति से होता था कि कानों कान खबरें किसी को नहीं होती थी, और बड़े पैमाने पर इलीगल वे में क्या होता था, ये माल चाइना पहुंचने लगता था। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि जब इतना बड़ा कांड होगा तो बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन में जो स्थानीय लोगों का सहयोग है, इसके बिना अफीम का व्यापार फल फूले। तो चीन में जो लोकल बंदे थे वहाँ के, उनके सहयोग से ही ये व्यापार चल रहा था। एक और तो चीन की जो नेवी थी वो क्या कर रही थी, इस पर बैन लगा रही थी, बट चीन की नेवी इतनी पावरफुल तो थी नहीं कि वो पूरे के पूरे समुद्र को कंट्रोल कर लेगी। तो ये क्या थे, अक्षम थे। ऐसे में तस्करों ने इस काम को आसान कर दिया, अफीम पर प्रतिबंधों का खुले तौर पर उल्लंघन करने लगे। दूसरी ओर लोगों ने, नाविकों ने, कुलियों ने, ठीक है, इसके अलावा जो बड़े बड़े लोग थे, उनका पूरा का पूरा एक जाल बंधा हुआ था, यानी कि एक पूरा का पूरा ये चैन बनी हुई थी जिसमें सारे लोग शामिल थे। उसका एक कारण था कि अफीम का जो ये व्यापार था ना, अफीम का जो ये व्यापार था बहुत फ़ायदेमंद था। तो इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए थे, चाहे वो लोकल बंदे हों, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे वो नाव चलाने वाले हों, चाहे वो बैंकर हों, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हों। सारे बंदे एक ना तरीके से जुड़े हुए हैं और सबका अपना अपना प्रॉफिट होता जा रहा है। तो अब तक की सिर्फ इतनी सी बात है कि 7th-8th सेंचुरी में पहली बार तुर्किश और अरेबियन लोगों ने अफीम को इंट्रोड्यूस किया चाइना में। धीरे धीरे करके अफीम जो है चाइना के लोगों की लत बन गई। बट 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना में क्या हुआ, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अफीम का यूज़ करने लगे, और जब ये अफीम छोड़ते थे तो इनके ऊपर बहुत बुरे साइड इफेक्ट दिखाई देते थे। परिणाम यह हुआ कि सरकार ने 1729 में चीन के इम्पोर्ट को बैन कर दिया, और माफ़ कर दिएगा, चीन में अफीम के इंपोर्ट को क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब यहाँ बैन तो हो गया, लेकिन अब मामला शुरू हुआ ब्रोकर से, और ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े पैमाने पर ब्रोकर्स के माध्यम से व्यापार करने लगी। और जहाँ पहले अफीम की पेटियाँ केवल और केवल 200 पेटियाँ जाती थी, वहाँ अब 40,000 पेटियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। और ये सब कुछ हो रहा था चाइना के लोकल बंदों के सपोर्ट से। इतने नहीं, केवल लोकल बंदे नहीं, बल्कि चाइना के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो बैंकर्स थे, वो भी इस मामले में सपोर्ट कर रहे थे। अफीम का नशा करने वालों की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। केवल और केवल बात ये नहीं थी कि अफीम का जो नशा कर रहे हैं उनकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव तो सबसे बड़ा ना इकोनॉमी पर पड़ रहा था। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, इकोनॉमी प्रभाव ऐसे पड़ रहा था कि पहले क्या होता था, जैसे चाइना मान लो, ठीक है, ये कोई दूसरा देश है, तो चाइना क्या है, इसे रेशम भेज रहा है, चीनी मिट्टी के बर्तन भेज रहा है, चाइना से और सारे प्रोडक्ट भेज रहा है। तो ये बदले में क्या करते थे, चाइना को चांदी देते थे, यानी कि सिल्वर में भुगतान करते थे। तो चाइना अपने चीनी मिट्टी के बर्तनों का, रेशम का और जो भी चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करता था, बदले में इसे इंपोर्ट में सिल्वर मिलती थी, यानी कि चांदी मिलती थी। अब अंग्रेज सोचते थे उनका घाटा होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को चांदी देनी पड़ती थी, तो वो सोचते थे कैसे करके इस व्यापारिक घाटे को पूरा किया जाए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर अफीम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर चाइना के लोग क्या खरीदने लगे, अफीम खरीदने लगे। अब चाइना के लोग जो अफीम खरीद रहे थे वो इसके बदले में कुछ देंगे भी, तो इसके बदले में जो भुगतान हो रहा था अब वो चांदी से हो रहा था, यानी कि यहाँ पर जो पहले चांदी आ रही थी वो चांदी यहाँ से वापस जाने लगी। तो एक तरफ तो चाइना के लोगों की जो हेल्थ है, मेंटली हेल्थ है, फिजिकली हेल्थ है, वो बेकार होने लगी। दूसरी तरफ से इकोनॉमी भी बेकार होने लगी, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो चांदी पहले आ रही थी अब वो बड़ी मात्रा में चांदी वापस जा रही है, और बदले में मिल रहा है तो क्या, नशा। तो ये व्यापार तो बहुत बड़े घाटे का था। इससे ना सिर्फ शरीर बेकार हो रहा था बल्कि साथ साथ इकोनॉमी भी बेकार हो रही थी। तो देखा जाए तो इसका भयानक प्रभाव ये था कि चीन के व्यापार में मंदी आ गई, मजदूरों और बाकी लोगों की आमदनियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफीम की खरीद में चला जाता था। सीधी सी बात है, जो ये बंदा नशे में आएगा,
तो वो क्या करेगा, सबसे बड़ा खर्चा नशे पर करेगा, बाकी चीज़ों पर खर्चा नहीं करेगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी रुक जाएगी। एक बड़ा आर्थिक संकट ये होगा कि चांदी बाहर जाने लगी, विदेशी व्यापार बेकार होने लगा, अफीम की कीमत चांदी में चुकाई जाने लगी। अफीम का इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहा था और चांदी की आवाजाही भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। ऐसे में चीन में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, यानी कि चीन में आर्थिक संकट आ गया। अब भाई चीन में इतनी सारी समस्या आ रही है तो राजा तक तो बात पहुंचेगी ना पहुंचेगी। अब जब राजा पर बात पहुंचेगी तो चीन में बहुत बड़ी मीटिंग बिठाई जाएगी, जिसमें राजा, राज्यपाल, बड़े बड़े जितने भी मंत्री हैं, बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं, इन सबको बिठाया जाएगा, जिसे महान अफीम बैठक के नाम से जाना जाएगा। और इसमें सारे बड़े अधिकारी बैठेंगे और राजा ये कहेगा कि भाई कैसे भी करके इस व्यापार को कंट्रोल करो। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा अधिकारी होगा जिसका उस समय सबसे बड़ा नाम था, जिसका नाम था लिन जिशु। लिन जिशु को कमिश्नर बनाया जाएगा और ये कहा जाएगा भाई आप जाओ और कैसे भी करके इस अफीम व्यापार को रोको। मामले को समझ रहे हो ना आप, हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं पहले अफीम युद्ध तक। और पहले अफीम युद्ध तक करने से पहले हमने अफीम के व्यापार को बढ़ा चढ़ा दिया है, ठीक है। और हमने ये देख लिया है कि अब चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट अफीम के व्यापार से परेशान हो चुकी है, इसलिए उसने अपने कमिश्नर लिन को भेजा है। और ये कमिश्नर लिन बहुत जाना माना अधिकारी है, कट्टर अधिकारी है, इसके चर्चे दूर दूर तक हैं। मुद्दा ये उठता है क्या ये अफीम व्यापार को रोक पाएगा। तो चलिए जानते हैं आगे। अब हम पहुंच रहे हैं पहले अफीम युद्ध की पृष्ठभूमि पर। और पहला अफीम युद्ध जो खत्म होगा वो होगा नानकिंग की संधि पर। पहला अफीम युद्ध शुरू होगा 1839 से लेकर 1842 तक, ये बात ध्यान रखना। और ये युद्ध खत्म होगा तो कौन सी संधि होगी, नानकिंग की संधि। तो पहला अफीम युद्ध शुरू होने के कारण क्या थे, पहला अफीम युद्ध शुरू होने का पहला कारण तो ये था कि बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी बढ़ रही थी। वो आपने देख लिया 200 पेटी से 40,000 पेटी तक पहुंच गया व्यापार यार। दूसरा कारण ये था कि चीन के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो था वो खत्म होने वाला था। इसका मतलब ये है कि देखो, एक देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटेन में और भी तो बहुत सारी कंपनियां होंगी। तो 1834 के बाद ये कह दिया गया कि ब्रिटेन की और भी जो कंपनियां हैं वो भी चीन के साथ व्यापार कर सकती हैं, अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। ऐसे में समस्या ये आई कि छिंग सरकार के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। और इधर छिंग सरकार ने क्या करा, कमिश्नर लिन को भेज दिया कि भाई आप जाओ और मामले को सेटअप करो। तो जब छिंग सरकार को ये पता चला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि अंग्रेजों की और भी बहुत सारी कंपनियां व्यापार करने आएंगी, तो उन्होंने क्या करा, इन अंग्रेजों की निगरानी के लिए कुछ बड़े मैनेजमेंट वाले अधिकारियों को रखना शुरू कर दिया। इन अधिकारियों को काम ये था कि ये ना सिर्फ व्यापार पर कड़ी नज़र रखेंगे बल्कि अंग्रेजों पर भी कड़ी नज़र रखेंगे, क्योंकि सबको पता था अंग्रेज व्यापार करने नहीं आते बल्कि अंग्रेज व्यापार के साथ साथ उस एरिया पे कंट्रोल करना भी चाहते हैं। इधर जो अंग्रेजी अधिकारी थे इनके अंदर भी संदेह बना रहा और उधर छिंग सरकार के जो अधिकारी थे उनके अंदर भी संदेह बना रहा। इधर अंग्रेज अधिकारी ये चाहते थे कि यार हम इतना टाल मटोल कर ही क्यों रहे हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं और चाइना को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इधर चाइनीज़ अधिकारी भी यही सोच रहे हैं कि यार क्यों ना कर हम ना क्या करें, डायरेक्ट ना इन पर अटैक कर दें अंग्रेजों को और यहाँ से भगाई दें। और ऐसा सिर्फ अभी सोच सोच में चल रहा है, माहौल गर्म हो रहा है। और इस गर्मा गर्म माहौल में कौन आ गया, कमिश्नर लिन। इधर कमिश्नर लिन जब आता है तो लिन ने आते अंग्रेज व्यापारियों को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा जितने भी अंग्रेज व्यापारी और जितने भी इसके सपोर्टर हैं, चाहे वो चाइनीज़ क्यों ना हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने अफीम के व्यापार को नहीं रोका तो मैं तुम्हारी लंका लगा दूंगा। तो उसने कैप्टन इलियट के नेतृत्व में विदेशी व्यापारियों को अंतिम चेतावनी दे दी, जिसके पास जितनी भी अफीम है सारी सारी सरेंडर कर दो और मेरे साथ बॉन्ड पर साइन करो कि आगे से अफीम का व्यापार नहीं करोगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इधर अंग्रेज भी ना बहुत ढीठ थे, अंग्रेजों ने ना कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। अब ऐसे में ना जितने भी लोग इन अंग्रेजों से मिले थे, लिन ने क्या करा, जितने भी लोग विदेशियों से मिले थे इन सभी को हटा दिया उनके पद से और जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे उनको घेर लिया। इस कदम से अंग्रेजों की हालत पतली हो गई और उन्होंने अफीम के लगभग 20,000 पेटियाँ लिन के आगे समर्पण कर दिया। लिन ने क्या करा, जितनी भी अफीम को जब्त किया उसे सार्वजनिक तौर पर सबके सामने जला दिया और उसकी राख को समुद्र में फेंक दिया। और उसने बॉन्ड पर साइन भी करवा लिया कि आगे से कोई भी बंदा अफीम का व्यापार नहीं करेगा। 1840 में प्रधानमंत्री पॉमेस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार ने क्या करा, एमर इलियट को यहाँ पर भेजा। अब देखो अंग्रेजों का व्यापार तो खराब हो ही चुका था, अब ये जो नया बंदा आएगा इलियट, ये सोचेगा बातचीत के माध्यम से फिर से मैं व्यापार शुरू कर दूं, बट ऐसा होना नहीं था क्योंकि शत्रुता तो बढ़ी गई थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज़ की और आ गई थी, देखो अफीम युद्ध के पीछे ना सिर्फ अफीम ही कारण नहीं थी, अब ना यहाँ बात ना सुपीरियरिटी की आ चुकी थी। ब्रिटिशर्स कह रहे यार बताओ आप हमारे व्यापार को रोक दोगे, हमारी 20,000 पेटियों को जब्त कर लोगे, हमारे लोगों से ज़बरदस्ती साइन करवा लोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रिटिशर्स तो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो अब ये सुपीरियरिटी के लिए भी हो गया। इस युद्ध में एक मेन कारण ये था कि अगर कोई बंदा अपराध करेगा तो उसका मुकदमा सुनेगा कौन, क्या उसका मुकदमा चाइनीज़ लोग सुनेंगे या ब्रिटिशर्स लोग सुनेंगे, यही बात थी।
तो अफीम युद्ध अपने आप में एक विचित्र युद्ध था। क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने ना एकदम से लड़ाइयाँ नहीं हुई। इसमें क्या हुई, छोटी छोटी झड़पें होती रहीं, बीच बीच में बातचीत भी होती रही, बीच बीच में संधियाँ भी होती रहीं, और ये संधियाँ असफल भी होती रहीं, लेकिन व्यापार चलता रहा। हालांकि अफीम का व्यापार नहीं चला। तो यानी कि डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ कि बिल्कुल मारकाट एकदम से शुरू हो जाए, छोटी छोटी झड़पें हुई, जैसे छोटे से इस एरिया पे लड़ाई हो गई, यहाँ एरिया लड़ाई हो गई, यहाँ एरिया पे लड़ाई हो गई, लेकिन व्यापार चल रहा है, लेकिन व्यापार ज़्यादा नहीं चल रहा है। इधर माहौल ज़्यादा गंभीर हो रहा है। तो अंग्रेजी सरकारों ने जो देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक गर्म दल के, एक नरम दल के। गर्म दल के लोग ना युद्ध पर बल देते हैं कि सीधे हम युद्ध लड़ेंगे, और अगर जीते तो ठीक, और हारे तो कोई बात नहीं। तो चीन में भी कुछ लोग ऐसे थे जो युद्ध को बढ़ावा देना चाहते थे, और ब्रिटिशर सेना में भी कुछ लोग ऐसे थे जो युद्ध को बढ़ावा देना चाहते थे। तो जो ऐसे लोग थे उसे चीन की सरकार ने वापस बुला दिया, उधर ब्रिटेन की सरकार ने भी ऐसे लोगों को वापस बुला लिया। और ऐसे में क्या हुआ, जो नरमपंथी थे, जो बातचीत के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से बढ़ावा करना चाहते थे, उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर हम युद्ध की हर घटना का तो वर्णन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट में बात की गई है कि जो पहला अफीम युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, जो अंग्रेजी बल है वो उत्तर में बेईहो की जल सीमा में पहुंच गया। बेईहो उत्तर में चीन में एक जगह है, वो वहां तक पहुंच गए। बीजिंग के शाही दरबार और राजधानी के लिए खतरा पैदा हुआ। इसी वजह से लिन को हटा दिया गया, क्योंकि लिन युद्ध चाहता था। एक नया बंदा आया, छिंग। छिंग जो था ये समझौतावादी था, नरमपंथी था। इसने अंग्रेजों को इस बात के लिए मना लिया कि भाई वो यहाँ से लौट जाएं। यानी कि अंग्रेज बिल्कुल चीन के सेंटर तक पहुँच चुके हैं इस युद्ध में, बट नया अधिकारी जो छिंग आएगा वो मना के इन्हें वापस भेज देगा। आगे चलकर 94 अधिवेशन होगा, यानी कि एक मीटिंग होगी 1841 में। इसमें कुछ डिमांड्स रखी जाएंगी, लेकिन ये डिमांड ना तो चाइनीज़ मानेंगे और ना ही अंग्रेज मानेंगे, तो युद्ध आगे भी चलता रहेगा। फाइनली 1841 में अंग्रेज सेना पूरे के पूरे कैंटन की घेराबंदी कर लेंगी, और फाइनली जो चाइनीज़ लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ पैसा, इन्हें $60 लाख के आसपास देना पड़ेगा। पहला चीन युद्ध अपना चल रहा है, और अंत होता है इसका 1842 में। इसका अंत ब्रिटिशर्स के पक्ष में होगा, और चाइनीज इस युद्ध को हार जाएंगे। फाइनली 29 अगस्त 1842 को युद्ध खत्म करने के लिए एक संधि होगी, जिसे नानकिंग की संधि या नानजिंग की संधि कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, चाइनीज़ लोगों ने अंग्रेजों को 2 करोड़ 10 लाख चांदी के डॉलर दिए। व्यापार का एक अधिकारी कोहांग व्यवस्था की समाप्त हो गई। कोहांग व्यवस्था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोहांग व्यवस्था में क्या था, ये चाइनीज़ लोग थे, चाइनीज़ सौदागर थे, और पूरे के पूरे बंदरगाह को यही कंट्रोल करते थे। तो इस संधि में ये कहा गया कि पहली बात तो चाइनीज़ लोग 2 करोड़ 10 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना देंगे। दूसरी बात यह है कि कोहांग व्यवस्था को खत्म करेंगे, अब डायरेक्ट अंग्रेज व्यापार करेंगे। इसके अलावा पहले सिर्फ कैंटन बंदरगाह से व्यापार होता था, ये बात आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। अब कैंटन बंदरगाह के अलावा अमोई, निंगमो, फुजोऊ, शंघाऊ जो बंदरगाह हैं, शंघाई बंदरगाह हैं, ये भी अंग्रेजों के लिए खोल दिए जाएंगे। हांगकांग की सत्ता अंग्रेजों को दे दी जाएगी। सरकारी पत्राचार में समानता होगी, यानी कि पहले सरकारी लोगों से, यानी कि शाही लोगों से अंग्रेज बातचीत नहीं कर पाते थे, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब वहाँ पर भी होगी, और एक निश्चित सीमा शुल्क भी दिया जाएगा। फाइनली नानजिंग की संधि में जो बातें रखी गई, उन बातों को बोंग की संधि में साइन कर दिए गए, और ये ना चाइनीज़ लोगों के लिए बड़े अपमान की बात थी। तो इस तरीके से पहला अफीम युद्ध खत्म होता है, और जब पहला अफीम युद्ध खत्म होता है तो छिंग सरकारी कमजोरियाँ सबके सामने आ जाती हैं। ब्रिटिशर्स इस संधि के माध्यम से पूरी तरीके से चाइनीज़ को दबा देते हैं। अब ना अमेरिका, फ्रांस, इन लोगों को लगता है यार जब ये लोग ना ब्रिटिशर से हार सकते हैं तो हम नहीं हरा सकते हैं। तो अमेरिका भी कहेगा मुझसे भी संधि करो, फ्रांस कहेगा मुझसे भी संधि करो। ये सब बातें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से चीन के इतिहास में पहला अफीम युद्ध खत्म होता है, और पहले अफीम युद्ध का जो परिणाम है नानजिंग संधि में, ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और चीन की देखा जाए तो जो कमजोरियां हैं वो पश्चिमी देशों के सामने आ जाती हैं। अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी चीन पर दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं। अब हम यहाँ से ये बात कर रहे हैं कि जब ये पश्चिमी ताकतें चाइना में एंट्री कर रही हैं, यानी कि अमेरिका एंट्री कर रहा है, ब्रिटेन एंट्री कर रहा है, और इधर फ्रांस भी एंट्री कर रहा है, तो ये चाइनीज़ लोगों का रिएक्शन होगा क्या, यानी कि पश्चिमी ताकतों की उपस्थिति पर चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी, वो कौन से रीज़न होंगे जिसकी वजह से दूसरा अफीम युद्ध शुरू होगा। तो पहला जब अफीम युद्ध शुरू हुआ और चीन हार गया, तो चीन और पश्चिमी देशों के जो संबंध है पूरी तरीके से बदल गए। एक तो सरकार की नीति में ब्रिटिशर्स हावी हो गए, लेकिन जो आम जनता थी, जो पहले आम जनता ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करती थी अफीम की खेती के लिए, अभी जो ये आम जनता है ये किसके विरोध में हो गई, ये विरोध में हो गई ब्रिटिशर्स के। तो देखो पहली बात तो ढुलमुल सरकारी नीति। ढुलमुल सरकारी नीति का मतलब ये है कि देखो मैंने यहाँ पर बता रखा है, 2 प्रकार के लोग थे, एक गर्मपंथ और एक समझौतावादी। गर्मपंथी वो लोग थे जो चीनी अधिकारी वर्ग में थे, और ये प्योर चाइनीज़ थे, इनके अंदर चीन के प्रति देशभक्ति की भावना थी, और ये युद्ध पर विश्वास रखते थे। समझौतावादी जो थे वो मानचू अधिकारी वर्ग थे,
और जो गर्मपंथी लोग थे वो समझौतावादियों को विदेशी समझते थे, क्योंकि मांचू साम्राज्य और छिंग राजवंश को ही विदेशी समझा जाता था। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो छिंग राजवंश के लोग थे, इन्होंने अटैक करके चाइना पर जब कंट्रोल किया तो चाइना के जो ओरिजिनल बंदे थे वो इन्हें विदेशी मानते थे और इनके खिलाफ हमेशा रहते थे। तो चीन में दो प्रकार के बंदे आ गए, एक गर्मपंथ और एक समझौतावादी। तो लेकिन सरकार की नीति जो रही वो ढुलमुल रही। तो अफीम युद्ध ने छिंग अधिकारियों के बीच में क्या कर दिया, एक खाई को दिखा दिया कि चीनी अधिकारियों में दो वर्ग हैं, एक गर्मपंथी और एक समझौतावादी। यानी कि चीन का जो अधिकारी वर्ग था वो दो भागों में बढ़ चुका था, एक गर्मपंथी थे और एक समझौतावादी थे। गर्मपंथियों में सबसे कट्टर बंदा था कश्मीरी कमिश्नर लिन। जो कमिश्नर लिन था इसे हटाया गया था। वह पश्चिम लोगों के साथ किसी प्रकार का भी संबंध नहीं बनाना चाहता था, वो सख्ती से व्यवहार करना चाहता था और युद्ध के माध्यम से जीतना चाहता था। लेकिन जो समझौतावादी हैं वो ये मानते थे कि चीन अभी इतना पावरफुल नहीं है कि जो ब्रिटिशर से पंगे ले सके, तो ऐसे में बातचीत के माध्यम से हमें समझौता करना चाहिए। इसमें जो अधिकारी थे वो थे छिशान, छींग और मुझांग। इन सभी अधिकारियों को ये मानना ये था कि टकराव नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी लोग श्रेष्ठ हैं और अभी हम ना युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकते। तो समझौतावादियों की बात तो मान ली छिंग राजवंश ने, लेकिन माहौल यहाँ से गंभीर हो गया, क्योंकि जो समझौतावादी थे उनके सोचने के तरीके में दो कमियां थीं। समझौतावादी जो सोचते थे उसमें पहली कमी ये थी कि वो जो पश्चिमी ताकत हैं, यानी कि जो वेस्टर्न देश हैं, इनके उद्देश्यों को ना समझ नहीं पाए। ये सोच रहे थे ना कि पश्चिमी देश सिर्फ व्यापार करने आए हैं और व्यापार करके चले जाएंगे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और थी, उनकी महत्वाकांक्षा तो कुछ और थी। वो लोग सिर्फ व्यापार करने थोड़ी आए थे, वो तो अपने पूरे प्रॉफिट के लिए आए थे, वो तो चीन को कंट्रोल करने के लिए आए थे। इसके अलावा समझौतावादी ना आम जनता के बारे में नहीं सोच पाए, और जिस देश की सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोच पाती, आम जनता उसकी लंका लगा देती है। सिर्फ यही खेल यहाँ पर हुआ। समझौतेवादी जितने भी लोग थे ये मांचू अधिकारी थे, और मांचू अधिकारियों को ज़्यादा सपोर्ट देते नहीं थे चाइनीज़ लोग। जो चाइना के ओरिजिनल बनते थे वो क्या करते थे, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते थे, और ऐसे में दंगे फसाद तो होने ही होने थे, और यहीं से चीनी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो पहले अफीम युद्ध के बाद चीनी लोगों ने न सिर्फ समझौतावादियों का विरोध शुरू कर दिया, बल्कि पश्चिमी ताकतों यानी कि वेस्टर्न देशों का भी विरोध कर दिया, क्योंकि चीनी लोग ये तो चाहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ हमारा व्यापार हो, लेकिन वो ही नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश की गलियों में घूमें। बहुत ध्यान से समझना लाइन को। चीनी लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स लोग उनसे व्यापार करें और व्यापार का इनका फायदा हो, लेकिन चीनी लोग कभी नहीं चाहते थे अंग्रेज लोग उनकी गलियों में घूमें। अब क्या हुआ, जब पहला अफीम युद्ध हो गया तो कैंटन बंदरगाह छोड़कर और भी सारे बंदरगाहों पर इनकी एंट्री होने लगी। जब और सारे बंदरगाहों पर एंट्री होने लगी तो ये सीधे सीधे चीनी समाज से लोग जुड़ने लगे, और ऐसे में चीनी लोगों ने इनके विरोध करना शुरू कर दिया। 1841 तक अंग्रेजी सेनाओं ने कैंटन की घेराबंदी कर ली और वो गाँव में घूमने लगे, किसानों से मिलने लगे, कुलीन वर्गों से मिलने लगे। अब इन लोगों ने भैया इनका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध इतना तगड़ा हुआ, धीरे धीरे करके इतना तगड़ा हुआ कि कई बार तो लड़ाइयाँ हो गई। जैसे अंग्रेजी सेनाओं के साथ एक बार बहुत तगड़ी लड़ाई हुई सान्यू आनली गांव में, जो कि 1841 की बात है। लाठी और भाले लेकर लोग इकट्ठे हुए, कुछ हजार किसानों ने अंग्रेजी अभियान दल को पूरी तरीके से मार भगाया। तो ऐसे छोटे छोटे विरोध होने लगे। स्थानीय लड़ाकों के कारनामे और भी जगह होने लगे। 1848 में भी ऐसे हुआ। यानी कुल मिलाकर जो लोकल लोग थे, गांव के जो लोग थे, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिशर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन्हें लपेटना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब नानकिन की संधि हुई तो पहले ये लोग अच्छे खासे व्यापार करते थे, लेकिन नानकिन की संधि के बाद इन लोगों के व्यापार को नुकसान पहुंचा और इनको कोई प्रॉफिट हो नहीं जाता। अब शुरू होगा दूसरा अफीम युद्ध, और ये अफीम युद्ध तेनसिन की संधि पर खत्म होगा। दूसरे अफीम युद्ध की बात करें तो ये अफीम युद्ध 1858 में शुरू होगा, 1858 में शुरू होगा, और 1860 में जाकर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दूसरा अफीम युद्ध तेनसिन की संधि पर खत्म होगा। इसके कारण क्या होंगे वो सुनो। देखो, पहला अफीम युद्ध हुआ, पहले अफीम युद्ध खत्म भी हो गया। पहला अफीम युद्ध कौन सी संधि पर खत्म हुआ था, नानजिंग की संधि पर। बस उस संधि में ये नहीं कहा गया था कि अफीम का व्यापार लीगल होगा या इलीगल होगा। कैंटन शहर अभी भी अंग्रेजों के लिए मुक्त नहीं हुआ था। बीजिंग सरकार सीधे सीधे व्यवहार भी नहीं करती थी और आम जनता ही विरोध कर रही थी। ऐसे में अंग्रेजों को ना एक बहाना चाहिए था कि वो छिंग सरकार से लड़ाई करें और छिंग सरकार को अपने कंट्रोल में कर लें। और इसके लिए अंग्रेजों को ना एक साथी की ज़रूरत थी, और अंग्रेजों ने साथ बनाया किसका, फ्रांस का। और फाइनली 1858 में आंग्ल यानी कि इंग्लैंड वाले लोग, फ्रांसीसी लोग, इन दोनों ने मिलकर कैंटन पर हमला किया और उसे जीत भी लिया। और उसके बाद वो उत्तर की ओर बढ़े और बीजिंग शहर पर हमला बोल दिया, और खूबसूरत जो महल था और जो वहाँ की राजधानी से उसे तहस नहस कर दिया, और राजा को वहाँ से भागना पड़ा। नतीजा हुआ कि छिंग सरकार को शर्मनाक आत्मसमर्पण करना पड़ा, और तेन सिंह की जो संधि थी उस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े।
इस संधि से पश्चिमी ताकतों को यानी कि वेस्टर्न कंट्री को, खासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत फायदा मिला। जो पहले कैंटन के बंदरगाह और 4 बंदरगाह और मिले थे, अब 11 बंदरगाह और खुल गए जहाँ से ये लोग व्यापार कर सकते थे। देश के अंदर व्यापार हो सकता था, टैक्स से उन्हें छूट दी गई व्यापारियों को। पश्चिमी लोगों को देश में कहीं भी बसने और ज़मीन लेने का अधिकार मिल गया। उन्हें बीजिंग में मिशन चलाने की भी अनुमति मिल गई। उन्हें युद्ध के हर्जाने के रूप में भारी रकम भी ली। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अफीम पर सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। अब जो यूरोपियन कंट्रियाँ हैं वो डायरेक्ट चीन में अफीम बेच सकती हैं। तो तेनसिन की संधि पर क्या हुआ? तेनसिन की संधि में हुआ कि सारे बंदरगाह, लगभग 11 बंदरगाह खोल दिए गए। देश में कहीं भी आने जाने के अधिकार मिल गए, कहीं भी ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल गए, ठीक है, कहीं भी रहने के अधिकार मिल गए, युद्ध का हर्जाना भी मिला और अफीम का प्रतिबंध भी हटा दिया। और यहाँ से चीन बिल्कुल लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया। अब अफीम युद्ध को लेकर हिस्टोरियन जो है वो 2 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। जो ये अफीम युद्धों की परस्पर विरोधी भावना है, ये है कि अफीम युद्धों को लेकर हिस्टोरियन 2 पार्ट में डिवाइड है। हिस्टोरियन का एक वर्ग ये कहता है कि क्या वाकई में अफीम युद्ध था, जबकि हिस्टोरियन का दूसरा वर्ग ये कहता है कि ये अफीम युद्ध सिर्फ अफीम युद्ध नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस की चाल थी जिसके माध्यम से वो चीन को कंट्रोल करना चाहते थे। जबकि हिस्टोरियन का एक वर्ग और है जो पश्चिमी दृष्टिकोण का है, उसका ये मानना था कि व्यापार करने के लिए समानता चाहिए और चीन के लोग समानता नहीं दे रहे थे और उस समानता को स्थापित करने के लिए यह युद्ध जरूरी था। खैर कुछ भी हो, कुल मिलाकर ये तो बात पक्की है कि अफीम युद्ध सिर्फ अफीम युद्ध नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक चाल थी और व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना और पूरे पूरे चाइना पर कंट्रोल कर लेना ही इसका सब कुछ कारण था। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ के देख सकते हैं कि ये तो स्वाभाविक ही है कि चीनियों के लिए अफीम युद्ध एक हानिकारक नशीले पदार्थ के लिए था, ठीक है। उधर पश्चिमी ताकत ने इसका बहाना बनाया और अकारण हमला था। अंग्रेज और उसके पश्चिमी सहयोगी इन युद्ध को मुक्त व्यापार यानी कि बिना रोक टोक के व्यापार चाहते थे, समानता के आधार पर संबंध चाहते थे। आज बहुत कम विद्वान इस बात से इनकार करते हैं कि अफीम युद्ध सिर्फ अफीम की वजह से लड़ा गया था। बहुत कम विद्वान, ज़्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि नहीं यार, अफीम युद्ध के बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है कि छिंग सरकार ने अगर अफीम पे प्रतिबंध ही नहीं लगाया होता तो शायद कभी ये युद्ध हुआ ही नहीं होता। दोनों पक्ष इस बात पर बात कर रहे हैं कि अफीम का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, कि अफीम का युद्ध अफीम को लेकर ही हुआ। ये बातें यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले से ही समझा दी हैं। आई होप सो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए चैप्टर ना बहुत सारे लेंथी हैं, ये बहुत ज़्यादा ही लेंथी हैं, बट फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं एक एक पार्ट इसका कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो या कहीं पर कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले ये जाना कि जो पहला अफीम युद्ध हुआ, यहाँ से चैप्टर का सारांश है और ये चैप्टर यहीं खत्म है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि जो पहला अफीम युद्ध लड़ा गया 1839 से लेकर 1842 तक, इस अफीम युद्ध के कारण क्या थे? तो इस अफीम युद्ध का ये कारण था कि बड़े मात्रा में चीन में अफीम का व्यापार फल फूल रहा था, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो चाइनीज़ लोगों पर निगेटिव पड़ रहा था। इसलिए चीन की सरकार ने क्या सोचा कि भाई हम अफीम को बैन कर देते हैं। जब अफीम को उन्होंने बैन करा तो ब्रोकर्स के माध्यम से, तस्करों के माध्यम से अफीम की तस्करी की जाने लगी। और जब सरकार को ये पता चला अफीम की तस्करी ज़्यादा बढ़ गई है तो सरकार ने लिन नाम के एक कमिश्नर को भेजा और माहौल को गर्मा गर्म तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई। इधर अंग्रेज़ों को लगने लगा कि यार हमारा घाटा हो रहा है, तो उन्होंने अटैक कर दिया। छिंग राजवंश के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस अटैक को संभाल सकती, और उसने क्या करा, समझौता कर लिया। समझौता नानजिंग की संधि पर खत्म हुआ, लेकिन अंग्रेज तो ठहरे बेहद लालची। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर दूसरी बार अटैक कर दिया, दूसरा अफीम युद्ध हुआ और पूरे पूरे चाइना पर लगभग एक तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। आशा चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।